गांव के बाहर की एक सुनसान चाय की टपरी। रात का गहराता सन्नाटा, एक कच्ची पगडंडी और दूर दूर तक फैली कंटीली झाड़ियां। शहर से आया विक्रम अपनी मस्टर्ड येलो लेदर जैकेट की कॉलर को ऊपर चढ़ाते हुए ठंड से बचने की कोशिश कर रहा है। वो एक छोटी सी चाय की टपरी पर रुकता है, जहां एक बूढ़ा दुकानदार अपनी दुकान बढ़ा रहा है। का भैया, इतनी रातें कहाँ जा रहे हैं? वो भी ई जंगल के रास्ता से? का गांव में नए हैं का? हाँ भाई, थोड़ा नया ही समझ लीजिए। हम अपने ससुराल जा रहे हैं चंदनपुर। बस ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी तो सोचा थोड़ा पैदल चलकर शॉर्टकट ले लें। का चंदनपुर ई रास्ता से? वो भी ई टाइम? बाबू आप होश में तो है ना? ई रास्ता चंदनपुर जरूर जाता है, पर शाम होए के बाद जो भी ई रास्ता से गया वो वापस कभी नहीं आया। अरे भाई साहब, आप तो डरा रहे हैं। शहर में तो हम रात के 2-2 बजे तक दोस्तों के साथ स्कूटर पर घूमते हैं। ये जंगल है, कोई भूत का डेरा थोड़ी ना, बस थोड़ा अंधेरा है। देखिए बाबू, आप हमारे गांव के दामाद हैं, तो नाते से आप हमारे भी मेहमान हुए। मेहमान को मुसीबत में धकेलना हमारे संस्कार नहीं है। ये रास्ता दिन में तो जैसे तैसे कट जाता है, पर सूरज ढलते ही यहाँ परिंदा भी पर मारने से थरथराता है। आप आज की रात हमारे इस छोटे से डेरे पर रुक जाइए। भाई साहब, आपकी इस मेहमान नवाजी का शुक्रिया, लेकिन मुझे आज ही पहुंचना होगा। मेरी पत्नी मीरा और ससुर जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर आपको भी डर लग रहा है तो चलिए मेरे साथ। ना बाबू ना, उस रास्ते में जो रहता है वो कोई इंसान नहीं है। उसे भीड़ से डर नहीं लगता, उसे तो बस अपनी कलब मिटानी होती है। नहीं भाई, आप रुकिए। 26 बरस के हो गए। अगर भूत होता तो अब तक हमसे मुलाकात काहे नहीं किया? ये सब बस आप लोगों के मन का वहम है। चलिए अब हम चलते हैं। ठीक है बाबू, पर एक बात गांठ बांध लीजिए। अगर जा ही रहे हैं तो रास्ता में कोई भी आवाज सुनाई दे उसका जवाब मत दीजिएगा। और अगर कोई पीछे से पुकारे तो खबरदार जो पीछे मुड़ के देखे। बस चलते रहिएगा, सीधे ससुराल के दरवाजे पर ही दम लीजिएगा। विक्रम घने जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ता है। जंगल के प्रवेश द्वार पर किसी पुराने योद्धा की एक विशाल कांस्य की मूर्ति खड़ी है, जो रात के अंधेरे और कोहरे में बेहद डरावनी लग रही है। विक्रम अपना डर कम करने के लिए मन ही मन बड़बड़ाने लगता है। ये लोग भी ना गांव में बैठ के दिन भर बस गप्पे मारता है। अगर भूत होता तो आजकल के ज़माने में YouTube पर लाइव नहीं आ जाता। बस 15-20 मिनट और, फिर मस्त गरम गरम लिट्टी चोखा खाएंगे। अचानक हवा ठंडी हो जाती है। सूखे पत्तों के कुचले जाने की भारी आवाज आती है। चर्र चर्र। विक्रम के कदम ठिठक जाते हैं। उसे महसूस होता है जैसे उसके बिल्कुल पीछे कोई नंगे पैर चल रहा है। वो तेज चलता है तो पीछे वाली आहट भी तेज हो जाती है। वो रुकता है तो आवाज भी रुक जाती है। कौन है? कोई है कहाँ? देखो, अगर मजाक कर रहे हो तो बता दो, हम डरने वाले नहीं हैं। ए भैया, एक ठो बीड़ी मिलेगी क्या? विक्रम के शरीर का खून जैसे बर्फ हो जाता है। ये आवाज उसके कान के एकदम पास थी। गले में कुछ अटक सा जाता है। उसे दुकानदार की चेतावनी याद आती है। ठीक है बाबू, पर एक बात गांठ बांध लीजिए। अगर जा ही रहे हैं तो रास्ता में कोई भी आवाज सुनाई दे उसका जवाब मत दीजिएगा। और अगर कोई पीछे से पुकारे तो खबरदार जो पीछे मुड़ के देखे। बस चलते रहिएगा, सीधे ससुराल के दरवाजे पर ही दम लीजिएगा। दे दो ना एक बीड़ी, गला सूख रहा है। विक्रम बिना पीछे देखे तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है।
लेकिन तभी उसके कंधे पर एक बेहद ठंडे और खुरदरे हाथ का स्पर्श होता है। डर के मारे वो अपनी सुध-बुध खो बैठता है और न चाहते हुए भी पीछे गर्दन घुमा लेता है। वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना कोहरा और कालिख जैसा अंधेरा था। विक्रम अब पागलों की तरह भागने लगता है। अरे भाई काहे भाग रहे हो? बीड़ी है तो दे दो, बड़ी तलब लगी है, हमारे फेफड़े जल रहे हैं, दे दो ना। विक्रम चीखते हुए भागता है। उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे तेज रफ्तार से जमीन पर घिसट रहा है। विक्रम एक पत्थर से ठोकर खाकर गिरता है। उसकी जैकेट फट जाती है, घुटने से खून रिसने लगता है, पर वो नहीं रुकता। भागते भागते दूर उसे एक धीमी लालटेन की रोशनी दिखती है, उसके ससुराल का घर। अरे दामाद जी, हे भगवान ही का हाल बना लिए हैं। आपकी जैकेट फट गई है, पसीने से लथपथ हैं। आप कहीं ओही जंगलवा के रास्ता से तो नहीं आए हैं ना? हाँ ससुर जी, रास्ता छोटा था, हम आ गए। थोड़ा सा डर लगा था बस। देखिए हम सही सलामत पहुंच गए। ये तो अनर्थ कर दिए दामाद जी। हम चिट्ठी में साफ साफ लिखे थे कि सांझ ढलने के बाद उस रास्ते की तरफ झांकिएगा भी मत। बेटी मीरा, जल्दी से आरती की थाली लाओ। घर के चारों कोनों में गंगा जल छिड़को, अनिष्ट का साया लग रहा है। अरे छोड़िए ना ससुर जी, हम ठहरे शहर के पढ़े लिखे लोग, हमको बहुत जोरों की भूख लगी है। पेट में चूहे नहीं, हाथी कूद रहे हैं। जल्दी से खाना खिलाइए। सब मिलकर खाना खाते हैं। विक्रम सामान्य दिख रहा था, पर उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ी और लाल दिख रही थीं। वो बिना चबाए खाना निगल रहा था। जैसे तैसे खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। रात के ठीक 12 बजते हैं। बाहर कुत्तों के रोने की अजीब आवाजें आने लगती हैं। मीरा की आंख खुलती है, बिस्तर खाली है। अरे आप वहाँ अंधेरे कोने में क्या कर रहे हैं? नींद नहीं आ रही है क्या? पिताजी जल्दी आइए, देखिए इनको क्या हो गया है। ससुर भागते हुए लालटेन लेकर कमरे में आते हैं। रोशनी पड़ते ही उनके होश उड़ जाते हैं। उनका दामाद जमीन पर बैठे बैठे कोने में रखे कच्चे चावल और दाल के बोरे को फाड़ चुका है और जानवरों की तरह दोनों हाथों से कच्चा अनाज मुंह में ठूंस रहा है। उसके होठों से खून और लार टपक रही है। दामाद जी, ये क्या कर रहे हैं? होश में आइए। गर्दन टेढ़ी करके घूरता है। उसकी आवाज दोहरी और भयानक हो चुकी होती है। भूख, हमको बहुत भूख लगी है। मीरा रोते हुए रसोई से रोटियां और सब्जी की पूरी कड़ाही उठा लाती है। विक्रम 5 मिनट में 10 लोगों का खाना ऐसे चट कर जाता है जैसे सदियों से भूखा हो। और खाना लाओ, पेट खाली है। मीरा घर में रखा सारा दूध, दही, बचा हुआ सत्तू सब ले आती है। वो सब बर्तन समेत गटकने की कोशिश करता है। और लाओ, हमारी अंतड़ियां जल रही हैं, हमको और खाना चाहिए। सब खत्म कर देंगे, आज कोई नहीं बचेगा। पिताजी, घर का सारा राशन खत्म हो गया, इनको बचा लीजिए। ये हमारे पति नहीं लग रहे, इनकी आंखें देखिए, ये पूरी काली पड़ गई हैं। चेहरे पर पसीना। कुछ सोचते हुए अचानक कड़क आवाज में कहते हैं, कहीं ये वही तो नहीं? काहो, बीड़ी चाहिए क्या? बिरजू, बीड़ी पियोगे? ये नाम सुनते ही विक्रम अचानक बुत बन जाता है। उसके हाथ से बर्तन छूट कर गिरता है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह थर-थर फांपने लगता है। उसके मुंह से अजीब सी गरगराहट निकलने लगती है। ससुर जी एक हाथ में गंगा जल और दूसरे में लालटेन लेकर सख्त, अगर बीड़ी चाहिए तो पहले हमारा एक काम करना पड़ेगा। इस जंगल में एक रात अकेले बिताना होगा। बोलो, चलोगे हमारे साथ उसी जंगल में? अकेले जंगल का नाम सुनते ही
विक्रम के अंदर से एक दर्दनाक और भयानक चीख निकलती है। खिड़की के कांच चटक जाते हैं। विक्रम के मुंह से काला धुआं सा निकलता है और वो धड़ाम से फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगली सुबह विक्रम के सिर पर पट्टी बंधी है। उसे रात की कोई बात याद नहीं है। वो बस थका हुआ महसूस कर रहा है। पिताजी, ये बिरजू कौन है और बीड़ी का नाम सुन के ये काहे शांत हो गए? बेटी, ये बात करीब 20 साल पुरानी है। इसी गांव में बिरजू नाम का एक लड़का रहता था। बेचारा दिमाग से थोड़ा भोला था, पर दिल का साफ था। उसकी बस एक ही कमजोरी थी, बीड़ी पीना। एक दिन गांव के कुछ शरारती लड़के चौपाल पर बैठकर 3 पत्ती खेल रहे थे। उन्होंने मजाक मजाक में बिरजू से कहा, बिरजू, अगर तू एक पूरी रात उस घने जंगल में पुराने योद्धा की कांसे की मूर्ति के पास अकेले काट लेगा तो हम तुझे बीड़ी का पूरा बंडल और ताश जीतने के सारे पैसे इनाम में देंगे। विक्रम डर के मारे अपनी फटी हुई जैकेट को देखते हुए बोला, तो क्या वो अब चला गया? हाँ दामाद जी, जब मैंने उसे वही शर्त याद दिलाई जिससे उसकी दर्दनाक मौत हुई थी, तो उसकी रूह खौफ खा गई और शरीर छोड़कर भाग गई। पर याद रखिएगा शहर के बाबू, जंगल के अपने कायदे होते हैं। इंसान भले ही तरक्की कर ले, पर कुछ चीजें आज भी विज्ञान और समझ से परे हैं। आज के बाद कभी भी उस रास्ते की तरफ नजर उठाकर भी मत देखिएगा। विक्रम चुपचाप सिर हिलाता है। बाहर खिड़की से जंगल के पेड़ों की सरसराहट की आवाज आती है और विक्रम को एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे दूर जंगल से हवा में किसी के खांसने की आवाज आ रही हो।